एपिसोड की शुरुआत होती है और अब हम देखते हैं कि फाइनली विलेज के ऊपर विंटर का सीजन आ चुका है, जिसकी वजह से हर जगह पर अब स्नो ही स्नो हो चुकी है, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी प्यारी लग रही है। वहीं सभी बच्चे भी खुश होकर अब स्नोमैन बनाने लगते हैं, और क्योंकि विंटर्स में यानी कि स्नो के दौरान फार्मिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए सभी लोग अब घर के अंदर ही रुके हुए हैं। हिराकू कहता है कि विंटर शुरू होने से पहले हमने लकड़ियां और खाना इकट्ठा कर लिया था और अब उन्हीं से ही हम लोग अपनी विंटर को स्पेंड करेंगे। हम लोग अब देखते हैं कि हिराकू चीज़ को पिघलाकर ब्रेड पर लगा देता है और उसे ही वो खाते हैं, जो कि उन्हें काफ़ी टेस्टी भी लगता है। हिराकू अब कहने लगता है कि क्योंकि हमारे विलेज के अंदर और भी लोग आ चुके हैं, इसकी वजह से खाना खाने वाले लोग भी बढ़ चुके हैं और अब सारे लीडर्स हिराकू को आकर बताते हैं कि खाने की कमी हो गई है। नार्व कहने लगता है कि बेशक हम लोग कम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सभी लोगों का पेट अच्छे से भर पा रहा है। लेटिया भी कहने लगती है कि हाँ, जितना हम लोगों ने सोचा था हम तो उससे भी बहुत ही कम यूज कर रहे हैं खाना, पर फिर भी काफी कम खाना बचा हुआ है। नार्व कहता है कि सभी लोग सिचुएशन को समझ सकते हैं, इसलिए जितना हो सके वो लोग कम से कम खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेटिया भी कहने लगती है कि हाँ, सभी लोग कम खाना खा रहे हैं, ये इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, लेकिन अगर सभी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए तो उन्हें ज्यादा खाना खाना ही पड़ेगा। नार्व भी कहता है कि हाँ, हम लोगों ने उनसे कहा है कि उन लोग को कम खाना खाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो लोग मान नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास खाने की कमी है, इसलिए वो लोग खाना कम ही खा रहे हैं। तो हिराकू कहता है कि हम लोग उनसे ये कह सकते हैं कि वो लोग मीट और वेजिटेबल्स को खा लें, नहीं तो वो खराब ही हो जाएंगे। वैसे भी ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि हाँ, अगर हम लोग ये बात उनसे कहेंगे तो शायद से वो अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जाकर इसके बारे में उन लोगों से जरूर बात करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अब हिराकू देखता है कि मामू उदास खड़ी है। वो अब उससे पूछता है कि क्या वुड स्पिरिट्स को भी कुछ चाहिए, तो अब मामू कहती है कि नहीं, यही तो दिक्कत है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर हिराकू कहता है कि क्या ये फिर एक प्रॉब्लम है। वहीं मामू कहती है कि जो वुड स्पिरिट्स हैं उन्हें खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और अब वो लोग अपनी ट्री फॉर्म में रहकर ठंड से भी बच सकते हैं। मैं कभी कभार उन्हें स्नो को डिग करने में तो मदद कर देती हूँ, पर उसके अलावा उन लोग को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं काफ़ी खुश हुई थी जब मैं उनकी इंचार्ज बनी थी तो, लेकिन करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हिराकू कहता है कि ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा सोचो कि क्योंकि तुम उन लोग के पास हो, इसी वजह से वो लोग अपनी पीसफुल जिंदगी जी पा रहे हैं। उसे इस तरीके से उदास देखकर नार्व कहता है कि लेकिन एक चीज़ है जो कि तुम कर सकती हो। तो अब वो भी एक्साइटेड होकर कहती है कि क्या चीज़। तो अब नार्व कहता है कि सभी मिनटॉर्स की वुड स्पिरिट्स से एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि जब भी वुड स्पिरिट्स बाहर जाती हैं तब वो कपड़े नहीं पहनती हैं, तो उन्हें कह देना कि आगे से वो कपड़े पहनकर बाहर निकलें। जिस पर अब मामू भी कहती है कि हाँ, जब वो अपनी ह्यूमंस फॉर्म में आते हैं तब वो कपड़े पहनने कभी कभार भूल जाती हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं उन्हें थोड़ा सावधान होने के लिए कह दूंगी। ये सुनकर अब हिराकू भी सोचता है कि चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा है कि ये वाली प्रॉब्लम इतनी सिंपल थी। अब अगले सीन में हिराकू कहने लगता है कि क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं तो क्यों ना विंटर्स के लिए खाना बनाया जाए। इसके बाद अब हिराकू चावलों को कुक करवा देता है। खाने की खुशबू सुनकर टिया और लू वहां पर आ जाते हैं और अब वो हिराकू से कहते हैं कि क्या तुम फिर से कुछ नया बनाने जा रहे हो। तो हिराकू कहता है कि हाँ। वहीं पर इतने सारे चावलों को देखकर टिया कहती है कि क्या तुम राइस बॉल्स बनाने वाले हो, जिस पर अब लू कहती है कि वो तो हम बहुत बार बना चुके हैं। ये सुनकर फ्लोरा कहने लगती है कि तुम लोग गलत सोच रहे हो, ये लोग तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ को फर्मेंट करने की। तो हिराकू से कहते हैं कि नहीं, तुम भी गलत हो, हम लोग और भी कुछ अलग कर रहे हैं। अगले सीन में वो लोग अब बाहर आ जाते हैं और अब बाहर लास्टी और लिया भी आ जाती हैं। वो लोग अब देखते हैं कि हिराकू ने हथौड़ा पकड़ रखा है और अब वो उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम कोई नए टाइप का खाना बनाने जा रहे हो। तब हिराकू भी सभी से कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, इसे मोटार और हथेलियों का यूज़ करके हम लोग मोची बनाने वाले हैं। ये टूल का नाम सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि इस टूल का नाम तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या इससे जो चावल हैं वो मोची बन जाएंगे। दूसरी तरफ लिया कहने लगती है कि मुझे आज भी याद है कि चावलों को पहली बार उगाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, पर मुझे ये जानकर काफ़ी हैरानी हो रही है कि चावलों को खाने के भी काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। तभी हिराकू कहने लगता है कि इस बार जो हमने चावल लिए हैं वो हर बार से थोड़े से अलग हैं। जो चावल हम लोग इस बार यूज़ कर रहे हैं वो मोची बनाने के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं।
ये सुनकर वो लोग भी अब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये नहीं पता था कि दूसरी टाइप्स की भी सीड आती हैं मोची के चावलों को उगाने के लिए। इसके बाद अब हिराकू मोची को बनाना शुरू करता है। तुम लोगों ने ऑलरेडी रील्स वगैरह में देख ही लिया होगा कि आखिर मोची को बनाया कैसे जाता है। फिर हिराकू चावलों पर हथौड़े मार रहा होता है और उसके बाद आने उनकी पोजीशन को चेंज कर रही होती है और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोग को लगा था कि ये जो चीज़ हिराकू करने वाला है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जिस पे हिराकू कहता है कि हाँ, बेशक से ये काफ़ी सिंपल हो, लेकिन इसे करने में काफ़ी थकान हो जाती है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ऐसी बात है तो हम लोग भी इसे ट्राई करना चाहते हैं, हमें बस इन चावलों को स्मैश करना है, राइट? तो हिराकू कहता है कि हाँ, लेकिन प्लीज़ ज़रा आराम से करना। इसके बाद सबसे पहली बारी लिया की आती है, जो कि अपने मैजिक का यूज़ करके हथौड़ा चला रही होती है। फिर बारी आती है लू की, वो भी एक ही बारी में मैजिक से काफ़ी सारे हथौड़ों को यूज़ कर रही होती है। देन फिर बारी आती है टिया की, वो तो कुछ ज़्यादा ही मुक्के मार रही होती है, इस मुक्के से तो ज़मीन भी टूट जाती है। और अब बारी आती है लास्टी की, वो तो कुछ अलग ही कर देती है, जिसकी वजह से जो चावल होता है वो तो अब डायमंड का बन जाता है। जो देखकर हिराको कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, अब फिर से ट्राई करना पड़ेगा। और अब देखते देखते विलेज में जो भी लोग आसपास से जा रहे थे, सभी लोग अब इसी चीज़ को ट्राई करने लगते हैं। करते करते कभी कभार ये मोटार भी टूट जाता है, तो कभी फ्लोरा लेकर आ जाती है अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इसके ऊपर। और अब काफ़ी मुसीबतों के बाद वो लोग फाइनली कुछ मोचियों को तैयार कर देते हैं। इनके ऊपर वो लोग अलग अलग फ्लेवर्स भी डालते हैं। पहली मोची होती है स्वीट और सवेरी, जो कि सोया सॉस में लगी हुई है। फिर फ्लेवर आता है क्लासिक रोस्टेड सोया पाउडर। फिर बारी आती है जुंडा की, जो कि बना है स्मैश्ड एडमाम के साथ। अब ये फ्लेवर्स कौन कौन से हैं, मैंने तो कभी अपनी लाइफ में ट्राई नहीं किए हैं। मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा, पर अगर तुम लोगों ने ट्राई किए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एनीवेज, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अपने मनपसंद फ्लेवर के मोचियों को खा रहे होते हैं और उन सभी को वो काफ़ी पसंद आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ उनके अंदर लिया ने तो कुछ अलग ही हर्ब्स को डाल के कुछ अलग ही फ्लेवर तैयार कर दिया है, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आता है। लास्टी भी कहने लगती है कि ये तो चावलों से बिल्कुल अलग है। इस बात पर अब टिया भी अग्री करती है। तभी वहाँ पर बीजल आ जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम लोग चावल पका रहे हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी अल्कोहल लेकर आ गया। अल्कोहल सुनकर तो सभी लोग अब खुश हो जाते हैं और अब वो लोग अल्कोहल के साथ मोची को खाते हैं। अगले सीन में ही हिराकू बताने लगता है कि जो मोची बनाने की प्रोसेस है वो इतनी फेमस हो गई कि वो विंटर की एक्सरसाइज बन गई। लोग जहां भी देखो मोची बनाना शुरू कर देते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मोची नहीं बना पाते हैं, जैसे कि ग्रूव। पर ऐसे भी लोग हैं जो कि मोचियों को काफी ज्यादा परफेक्ट बना पाते हैं। उनमें से एक है गॉर्डन द मिनाटोर। गॉर्डन तब हिराकू को ही बताने लगता है कि आखिर मोची को बनाया कैसे जाता है और अब इसी तरीके से हिराकू से लेसन्स ले रहा होता है। अगले सीन में हम लोग अब एक बंदे को देखते हैं जिसने एक खतरनाक सा आर्मर पहन रखा था और अब वो एक फीमेल मिनाटोर के पास आकर कहता है कि प्लीज़ मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। वहीं पर अब वो फीमेल मिनाटोर भी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि माफ़ करना, लेकिन आखिरकार तुम हो कौन? ये सुनकर वो बंदा कहता है कि माफ़ करना, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ऐसे बोलकर वो अपना हेलमेट उतारता है और कहता है कि मैं डीमनी किंगडम ऑफ गैलगार्डो में हाउस ब्रिटोया का हेड हूँ और मेरा नाम है ग्रैड्स ब्रिटोया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो वो लड़की भी कहती है कि हाँ, तुम मेरा नाम जान सकते हो, मेरा नाम रोनाना है। वहीं इन सब को हिराकू भी देख रहा होता है बीजल के साथ और वो पूछता है कि ये क्या चल रहा है। ये सुनकर अब बीजल भी हिराकू से कहता है कि माफ़ करना, हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग को डीमन लॉर्ड के कैसल को दिखाया जाता है, जहां पर जो ये ग्रैड्स बंदा था वो बीजल से कहता है कि मुझे ग्रेट ट्री विलेज में जाना है। तो बीजल, जो कि डीमन लॉर्ड के 4 ग्रेट जनरल में से एक है, वो उससे पूछता है कि लेकिन क्यों? तो अब ग्रैड्स कहते हैं कि उस विलेज के साथ हमारे रिलेशन बनाना हमारे किंगडम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी ज़रा वहाँ विलेज में जाकर देखना चाहता हूँ कि वो विलेज कैसा है। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। बीजल अब हिराकू से कहता है कि ये मेरी बात मान ही नहीं रहा था और मुझे इसे अपने साथ लाना पड़ा, और आते ही ये रोनाना के साथ पहली नज़र में ही प्यार में गिर गया। तभी ग्रैड्स भी अब हिराकू के पास आता है और कहता है कि क्या तुम इस विलेज के मेयर हो? तो हिराकू कहता है कि हाँ, क्या हुआ, तुम मेरे पास क्यों आ गए? जिस पर अब ग्रैड्स कहता है कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं, मुझे बताओ कि रोनाना को अपनी वाइफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने कहा है कि मैं आकर तुमसे परमिशन मांगू, तो बताओ क्या कंडीशन है तुम्हारी। ये सुनकर हिराकू भी थोड़े से परेशान हो जाता है। वो कहता है कि जरा मुझे सोचने का तो समय दो।
अगले सीन में हिराकू अब एडवाइस मांगने के लिए सभी क्लर्क्स के पास आ जाता है और अब उनसे पूछता है कि क्या इस तरीके से किसी को वाइफ बनाना नॉर्मल होता है। तो वो लोग अब कहते हैं कि पूरी तरह से नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन शादी की चॉइसेस तो बच्चों के पेरेंट्स लेते हैं, एटलीस्ट जब बात करते हैं पहली, 2 या फिर तीसरी वाइफ के बारे में। वहीं अब लेटिया कहने लगती है कि एक इतनी कमाल की कहानी बनेगी कि एक नोबल फैमिली से एक बंदा आया एक बंजर से पड़े विलेज के अंदर, और उसे यहाँ पर एक लड़की से प्यार हुआ। ये दोनों प्यार करने वाले अलग अलग दुनिया के थे। किसी कारण की वजह से ये लोग अलग हो गए, पर काफी कोशिश करने के बाद वो लोग फाइनली मिल ही गए। लेकिन इनके बीच में रुकावट डालने वाला एक मेयर था जो कि इन्हें रोकने वाला था। कितनी मस्त कहानी बनेगी ना ये सुनकर अब हिराकू कहता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रही हो। जिसके बाद वो सोचने के बाद हिराकू अब ग्रैट्स के पास आ जाता है और अब वो उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि रोनाना क्या चाहती है। अगर रोनाना तुमसे शादी नहीं करना चाहती है तो माफ़ करना, मुझे मना ही करना पड़ेगा। ये सुनकर ग्रैट्स कहता है कि इसका मतलब मुझे सिर्फ रोनाना की ही हाँ करवानी पड़ेगी। तो हिराकू कहता है कि हाँ, लेकिन तुम उसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हो, ना ही तुम उसे धमकी दे सकते हो, ना ही हुक्म दे सकते हो। ऐसा बोलने के बाद हिराकू अब रोनाना से भी कहता है कि तुम्हें जितना समय लेना है लो, और तुम्हें जितनी बार सोचना है सोचो, और तब डिसाइड करो कि आखिर ग्रैट्स तुम्हारे लायक है भी या फिर नहीं। जिस पर वो भी कहती है कि ठीक है। हिराकू भी अब ग्रैट्स से कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग ये करोगे तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी और तुम फिर आराम से शादी कर सकते हो। ये सुनकर ग्रैट्स अब रोनाना का नाम लेता है और अब ये सुनकर तो वो भी शर्मा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। वहीं पर उसे शर्माता हुआ देखकर अब ग्रैट्स भी शर्मा जाता है और अब वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वहीं पर अब ये सब कुछ अब देखकर हिराकू कहता है कि जो परफेक्ट कपल होते हैं वो अचानक से ही मिलते हैं। पर्सनली मैं चाहता हूं कि इन दोनों के साथ बेस्ट चीजें हों। अगले सीन में हमें वापस से डीमन लॉर्ड के कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ग्रैट्स बाकी के जनरल्स को बता रहा होता है कि रोनाना और मैं अब लेटर्स आपस में अदला बदली करने लगे हैं, यानी कि हम लोग एक दूसरे को लेटर्स भेजने लगे हैं। पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं रोनाना को अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहा हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं और कोई आदमी आकर मेरी रोनाना को मुझसे दूर ले जाए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि रोनाना मेरे साथ ही रहे, और यहां पर रहते हुए ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अपनी जॉब से अभी के अभी रिजाइन करता हूं। ये सुनकर अब बीजल कहता है कि अरे भाई, पागल वागल हो गया है क्या तू? हमारे किंगडम का कमांडर है। तो अब दूसरा जनरल भी कहता है कि हाँ रे, ऐसे कारण की वजह से तू अपनी जॉब से रिजाइन नहीं कर सकता है। तो अब ग्रैट्स कहता है कि मेरी जगह मेरा भाई यहाँ काम कर लेगा। तब वो जनरल कहता है कि लेकिन ये तो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। जिस पर वो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्यार के लिए जीना है और मैं यही चूज करता हूँ। ये सुनकर दूसरा जनरल कहता है कि अगर ऐसे ही कारणों की वजह से जॉब छोड़ने लग गए तो मैं भी अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। तो ग्रैट्स कहता है कि ठीक है, ये तो तुम्हारी ही मर्जी है। अगले सीन में हम लोग को वापस से विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब उन लोगों ने अचार भी तैयार कर दिए हैं। वहीं हिराकू कहता है कि काश हमारे पास ऐसा कुछ होता जिससे जो हमारा खाना है वो गाने लगता। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि खाना कब से गाने लग गया। तो हिराकू कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं कोई ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो कि सीवीड की तरह डार्क हो और पतली हो। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो सी से आती है, जैसे कि केल्प। मैं उसमें चावलों को रैप करना चाहता हूँ। क्या ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? जिस पर अब सभी लोग को तो पता ही नहीं है कि आखिर ये क्या चीज़ है। सभी लोगों को लग रहा होता है कि ये चीज़ कोई मॉन्स्टर है। हिराकू कहता है कि मैंने सुना था कि ये पानी में मिलती है। ये सुनकर फ्लोरा कहती है कि अगर ये चीज़ पानी से आती है तो हमें इसके बारे में मिकेल से पूछना चाहिए। अगले सीन में लास्टी उड़कर जाती है और कुछ दिनों बाद वो फाइनली मिकेल को यहाँ पर लेकर आ जाती है। हिराकू उससे कहने लगता है कि माफ़ करना, तुम्हें इतनी ठंड में बुलाया मैंने। तो मिकेल भी कहता है कि कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए अगर मुझे आग, पानी, हवा किसी में से भी आना पड़े तो मैं आऊँगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। ऐसा बोलकर अब वो हिराकू से कहता है कि जिस सीवीड की आपने रिक्वेस्ट करी थी, हम उस चीज़ को खाते नहीं हैं। मैं सीवीड को लेकर तो आ चुका हूं, पर मैं श्योर नहीं हूं कि यही चीज़ आपको चाहिए थी या फिर नहीं।
तब हिराकू कहता है कि सच बताऊं तो इसके बारे में मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ट्राई करूंगा। बोलने के बाद वो उसे एक बोर्ड पर रखकर उसे नाइफ से काटने लगता है। हिराकू अब उनके छोटे छोटे टुकड़े करता है और अब वो उन्हें पानी में डालकर उन्हें अलग अलग कर लेता है, जिसके बाद वो एक वुडन फ्रेम के बीच में उन सभी को स्प्रेड कर देता है। इसे देखकर अब लड़कियां कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये तो काई है। ये सुनकर हिराकू भी कहता है कि हाँ, उनका पॉइंट तो सही है। शायद इसी कारण की वजह से इसे सीवीड कहा जाता होगा, क्योंकि फॉरेस्ट में भी तो वीड ही उगती हैं। अगले सीन में अब हिराकू कहता है कि जब ये इस तरीके से पतली हो जाएंगी तब तुम्हें उन्हें फ्रेम से निकालना है और उन्हें अब हमें सुखाना है, जिसके लिए हमें थोड़ी सी मदद लगेगी। हम लोग अब देखते हैं कि टिया और लू अपने मैजिक का यूज़ करके उन सीवीड को सुखा देते हैं और अब इसी के साथ ये जो सीवीड होती हैं ये प्रोसेस्ड हो जाती हैं। इसे देखकर मिकेल भी अब हैरान हो जाता है कि ये वही चीज़ है जो कि वो लेकर आया था, क्योंकि अब ये काफ़ी पतली सी हो गई है। वो कहता है कि क्या ये पेपर है? ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं कि हमें लगा था कि ये चीज़ खाने लायक है, क्या हम उन्हें खा सकते हैं? तो हिराकू कहता है कि अभी रुको, अभी हमें उन्हें थोड़ा सा हीट करना होगा, जिससे कि वो थोड़ी सी क्रिस्प हो सके। ऐसा बोल के हिराकू अब उन्हें हीट करने लगता है और कहता है कि ऐसे करने से उन्हें डाइजेस्ट करना ईजी हो जाएगा। ऐसा बोल के हिराकू अब इन चीज़ों को, जिन्हें नूरी कहते हैं, उन्हें हीट कर देता है, जिससे जो उनका कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अब वो इतनी कच्ची भी नहीं है, उन्हें खाया जा सकता है। उन्हें खाने से किसी का पेट भी खराब नहीं होगा। अब इसकी स्मेल सूंघकर भी सभी कहते हैं कि ऐसी स्मेल हमने कभी नहीं सूंघी है। और अब हिराकू इन नोरी के बीच में चावलों को डाल देता है और अब वो फाइनली ओनीगिरी तैयार कर देता है, जिसे वो खाता है और उसे काफ़ी वो अच्छा लगता है। उसे अब जापान की याद आ जाती है और अब बाकी के सभी लोग भी अब इसे खाते हैं और अब उन सभी को ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरीके से अब वो लोग और भी अलग अलग नई डिशेस को पकाते हैं, जैसे वो लोग अब मोची को फ्राई कर देते हैं और उसकी साइड में वो सीवीड को लगा देते हैं और अब इससे तो उनका टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब मिकेल के दिमाग में अब एक आइडिया आ जाता है। वो अब हिराकू से कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं अपने लोगों से कह सकता हूँ कि वो लोग सीवीड को उगाएं और उन्हें हार्वेस्ट करें आप लोगों के लिए। बदले में मैं चाहता हूँ कि इस मोची के लिए आप कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें ट्रेड करो। तभी हिराकू कहता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम लोग अभी ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी और मोची राइस उगाने की ज़रूरत है। अगर इंग्रेडिएंट्स होंगे तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा और इसके बारे में मैं अपने लोगों से ही बात करूंगा। तो मिकेल भी कहता है कि ठीक है। ऐसे बोलकर अब उसका बिजनेस वाला दिमाग चल पड़ता है। वो कहने लगता है कि जो मोची को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स से काफ़ी टेस्टी खाना बनाया जा सकता है। अगर वो मुझे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे तो मेरे पास काफ़ी पैसे ही पैसे हो जाएंगे, क्योंकि फिर मैं उन्हें बेचकर काफ़ी पैसे कमा पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो कहता है कि मैंने सुना है कि आप चावलों से अल्कोहल भी बनाते हो, क्या मैं वो ले सकता हूँ? ये सुनकर सभी लड़कियां गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, अपना हाथ अल्कोहल से दूर रखो। उन्हें इस तरीके से गुस्से में देखकर तो मिकेल भी डर जाता है और कहता है कि ठीक है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि हिराकू कुछ चावलों को अब पंखे से हवा कर रहा होता है। हिराकू अब कहता है कि हमारे पास चावल हो चुके हैं और सीवीड हो चुके हैं, तो मेरी आत्मा ने चिल्लाकर मुझे कहा कि अब मुझे सुशी भी बना लेनी चाहिए, तो अब मैं वही कर रहा हूँ। उसे देखकर अब अने कहती है कि आखिर तुम उसे हवा क्यों कर रहे हो? तो हिराकू कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने करते हुए देखा इसे। हिराकू अब कहता है कि सुशी बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले फ्रेशली बनाए हुए राइस को लेना होगा और उसके अंदर तुम्हें विनेगर को डालना होगा, फिर उसके अंदर तुम्हें सॉल्ट और शुगर डालने होंगे, फिर जो भी इंग्रेडिएंट तुम्हारे पास हैं तुम्हें उसके अंदर इसे रैप करना है। हिराकू कहता है कि जब भी लोग सुशी के बारे में सोचते हैं वो निगिरी के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस दुनिया के लोगों को ज़्यादातर मछलियों के बारे में पता है। इसी वजह से हम लोग थिक सुशी रोल्स बनाने वाले हैं, वो भी बिना किसी रॉ इंग्रेडिएंट के। हम लोग अब देखते हैं कि जो माउंटेन एल्फ हैं उन लोगों ने सुशी मैट भी तैयार कर दिए हैं, यानी कि बस इंग्रेडिएंट को और सामान को अंदर डालना है और रोल करना है। पर हम लोग अब देखते हैं कि कुछ मैट्स को ये करने में दिक्कत हो रही होती है। इसके बाद अब हिराकू कहता है कि जब ये रैप हो जाएंगे तब तुम्हें नाइफ का यूज़ करके उन्हें कट करना है।
हिराकू अब कहता है कि लेकिन उन्हें राउंड शेप में कट करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी तरफ हम लोग अब अने को देखते हैं, जिसने इस सुशी को बिल्कुल स्क्वायर शेप में बनाया है, जो देखकर तो हिराकू भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। हिराकू अब कहने लगता है कि अब बारी है चीज़ों को मिक्स करने की, क्योंकि हमारे पास मेयोनीज़ है तो हम लोग सैलड रोल्स बनाएंगे। हमारे पास नकली क्रैब मीट नहीं है, इसलिए हम लोग असली क्रैब मीट को यूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी टेस्टी बनेगी। ऐसा बोलने के बाद हिराकू अब एक मेड की सुशी को उठाकर खा लेता है। ये देखकर वो मेड काफी गुस्से में आ जाती है, तो हिराकू भी डर जाता है और कहता है कि मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि उनका टेस्ट सही है या फिर नहीं, और उनकी शेप भी सही नहीं है। ये सुनकर अब उस मेड का ध्यान भटक जाता है और अब वो हिराकू से कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने उन्हें अच्छे से नहीं काटा है। एनीवेज, अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब सुशी तैयार कर देते हैं, वो भी अलग अलग वेरिएंट की। सभी लोगों को ये काफ़ी टेस्टी लगती है। हिराकू कहता है कि अगर हमें उन्हें लंच बॉक्स में डालना है तो हमें उनके अंदर विनेगर डालना पड़ेगा, जिस पर फ्लोरा पूछती है कि क्यों, तो हिराकू बताता है कि विनेगर मदद करता है बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने में। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो भी सुशी को खाती है और उसे भी वो काफ़ी टेस्टी लगती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कुछ समय और बीत जाता है और अब फाइनली विंटर खत्म होने वाले हैं। हिराकू कहता है कि भले ही बर्फ पिघल रही है, पर फिर भी ठंडी तो है ही। हिराकू कहता है कि अब तक हमें काफ़ी दिक्कत हुई है ये डिसाइड करने में कि हमें फार्मिंग कब वापस से शुरू करनी है, लेकिन इस बार हमारे पास ईगो है, वो हमें बता देगा कि फार्मिंग करने का समय कब परफेक्ट है। और अब ईगो हिराकू को बताता है कि ये काफ़ी जल्दी है अभी, यानी कि फार्मिंग अभी नहीं करी जा सकती है, थोड़े समय बाद करना। हिराकू अब कहने लगता है कि स्प्रिंग के आने से पहले मैं कुछ और चीज़ों को रेडी करना चाहता हूँ, इसलिए अब वो सभी क्लर्क के पास आता है और अब वो उन्हें बताता है कि वो विलेज के अंदर डेकोरेशन करना चाहता है और टाउन के अलग अलग जगहों पर पटाखे भी लगाना चाहता है। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अब वो हिराकू से कहते हैं कि तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो। ये सुनकर हिराकू खुद कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हिराकू क्या करना चाह रहा है। वो अब उन्हें समझाता है कि क्योंकि नए विलेजेस बन चुके हैं और नए लोग आ चुके हैं, तो मैं एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। हिराकू काफ़ी कोशिश करता है उन्हें समझाने की कि फेस्टिवल के अंदर पटाखे फोड़े जाते हैं, डेकोरेशन करी जाती है, पर वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने फेस्टिवल कभी मनाए ही नहीं हैं ऐसे वाले। तो हिराकू अब उनसे कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोगों को कैसे फेस्टिवल्स के बारे में पता है। तो लेटिया कहती है कि मुझे तो ऐसे फेस्टिवल के बारे में पता है जो कि न्यू ईयर पे मनाया जाता है या फिर हार्वेस्टिंग पर। तो हिराकू कहता है कि हाँ, मैं इन्हीं फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ। आखिरकार इन फेस्टिवल्स में तुम लोग करते क्या हो? तो एक क्लर्क कहती है कि हम लोग टाउन के बीच में पियो को लगाते हैं, जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि क्या तुम मोमो नहीं लगाते हो? तो अब दूसरी लड़की कहती है कि क्या तुम चोमू तो नहीं कहना चाह रहे हो? ये सब सुनकर हिराकू भी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा बोलकर अब हिराकू कहता है कि अगर इस दुनिया के खुद के फेस्टिवल्स हैं तो मैं उनकी ही मदद लेकर फेस्टिवल्स की प्लानिंग कर लेता हूँ। वहीं अब लीटिया कहने लगती है कि मेरे होमलैंड में तो पियो को टाउन के सेंटर में ही छोड़ दिया जाता है, अमीर लोगों के घर पर हमला कराने के लिए। जिस पर दूसरी क्लर्क कहती है कि लेकिन पियो तो सिर्फ होल ही डिग करता है और जो मोमो है अटैक तो वो करता है। जिस पर अब दूसरी लड़कियां आर्ग्यू करने लगती हैं और कहती हैं कि नहीं, मोमो ऐसा नहीं करता है। उन लोगों की लड़ाई को देखकर हिराकू कहता है कि सभी लोगों के रीति रिवाज अलग अलग हैं और अब क्योंकि वो लोग अच्छे से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हिराकू सभी से कह देता है कि अपने अपने लोकल ट्रेडिशंस को एक कागज में लिखकर बक्से में डाल दो। और अब वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, जिसके बाद अब हिराकू उस बक्से में से एक पर्ची निकालता है और उस पर लिखा आता है मार्शल आर्ट्स कंपटीशन। ये देखकर हिराकू कहता है कि इसमें क्या किया जाता है? तो फ्लोरम कहती है कि इसमें फाइटिंग स्टाइल्स एक दूसरे से लड़ती हैं, सिंपली कहें तो आपस में लोगों को लड़ना है। फ्लोरम अब सभी क्लर्क से कहती है कि चलो इस कंपटीशन की अब तैयारी करना शुरू करते हैं। ये सुनकर वो लोग भी अब कहती हैं कि ठीक है। वहीं पर हिराकू को अब थोड़ी सी चिंता होने लगती है। वो कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने एक लड़ाई वाला फेस्टिवल चुन लिया, पर चलो कोई बात नहीं, ऐसे मान लेते हैं कि स्कूल का एक स्पोर्ट्स डे है।